नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेयर और शेयर में काजू कतलियों हो जाओ तैयार और आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो इतिहास में धारने के बाद फिर से एक बार भूगोल पर आ जाते हैं, हमारी धरती पर आ जाते हैं। आप चाहे कितनी आसमान पर पहुंच जाओ पर हमें धरती से जुड़े हुए रहना चाहिए। तो इसलिए फिर से आज उसी धरती के बारे में पढ़ाने के लिए मैं भूगोल लेकर के आया हूं। आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा अध्याय 3, जल संसाधन। जल है तो कल है, हमारे पास पानी होगा तो कल ही जीवन रहेगा। अब आप लोग वापस ये मत बोलिएगा सर आपने सेकंड चैप्टर छुटवा दिया है। सेकंड मैंने नहीं छोड़ा है, मैं थर्ड के बाद आने वाले समय में वो चैप्टर करा दूंगा। एक्चुअली वो चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है और चैप्टर 3 फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था संसाधन एवं विकास और ये जल संसाधन है, तो हम इंटरकनेक्ट कर पाएंगे कि भैया संसाधन जो थी उसमें जल संसाधन एक एग्जाम्पल की तरह हम इस पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे। और फिर जल्दी मैं आपको सेकंड चैप्टर भी करा दूंगा, उसमें थोड़ा सा जंगलों के बारे में, वहाँ के एनिमल्स के बारे में है, वो आपको याद करना पड़ेगा, तो वो भी अपन लोग जल्दी ही करा देंगे। ट्रिक्स के साथ उस चैप्टर को मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश हम करेंगे। तो आज के इस अध्याय को शुरू करते हैं, जल संसाधन लेक्चर नंबर 1। देखो भैया, ये ऐसा वाला टॉपिक है, मुझे लगता है शायद किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। ये इससे जुड़ा हो तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए ना तो पूरे में से पूरे नंबर ही हमें मिलने चाहिए। पर फिर भी क्या है, साइंटिफिकली तरीके से हमें थोड़ा सा जल संसाधन को पढ़ना होगा, वाटर रिसोर्सेज को हमें पढ़ना होगा। जल संसाधन है क्या, हम पहले के चैप्टर में पढ़ चुके। संसाधन वो है जो कि हमें प्रकृति से मिल रहा हो पर हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को पूरा करे, तो संसाधन है भाई। जल, अब जल है तो कल है। जब मैंने उस टाइम पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था, दैट इज द रकम। क्या कॉन्सेप्ट बताया था? रकम। रकम का मतलब रोटी, कपड़ा, मकान। क्या कॉन्सेप्ट था? रोटी, कपड़ा और मकान। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने उस समय आपको बता दिया। अब एक बच्चे ने कमेंट क्या करा, बोला सर आपने रोटी, कपड़ा, मकान बताया है, क्या जल नहीं है? जल हमारे लिए संसाधन नहीं है? अरे भाई, रोटी बनाओगे तो क्या सूखे आटे को ऐसे करोगे सूखा आटा पहले उसे पानी डाल करके उसे जो बनाया जाता है वैसे फिर उसकी चपातियां बनेंगी और होंगी। सब्जी बनाओगे, अब रोटी के साथ ऐसा सवाल मत करा करो कि इसका सब्जी नहीं है क्या संसाधन। तो भाई रोटी, कपड़ा, मकान का मतलब है आपको खाना मिल जाए। अब खाना मिलेगा मतलब आप गेहूं की चपाती खाते हो तो गेहूं उगाने के लिए भी तो पहले पानी की जरूरत है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आप पुटअप करा करो। तो रोटी, कपड़ा, मकान, हर जगह में हमें क्या है, जल की आवश्यकता है। जल है तो कल है, पानी ही हमारे लिए क्या है, जीवन है। तो जल क्या है, संसाधन है। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता, हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है, जल है। हम लोग क्या है, एक एक दिन, दो दो दिन, 7-7 दिन तक हम बिना खाने के लोग रह सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और करते भी हैं लोग, जब फास्ट आते हैं तो लोग 2 दिन का, 3 दिन का, 9-9 दिन के अखंड फास्ट भी लोग करते हैं। पर पानी के बिना लोग नहीं रह सकते। पानी के बिना एक दिन बाद इंसान को ऐसा लगने लग जाता है अरे यार क्या हो गया। पानी बहुत जरूरी, जल है तो कल है। इसीलिए आप हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है जल संसाधन। 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। इस कॉन्सेप्ट को आपको बात को समझनी होगी कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें 71% तक तो क्या है, पानी है, पानी से ढकी हुई है। 71% तक जो हमारी पृथ्वी है वो पानी से ढकी हुई है। बाकी का 29% का जो भाग है वो हमारा क्या है, जमीन का भाग है। तो 71% तक पानी होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर बहुत कमी देखने को मिलती है। पानी के लिए लोगों को लड़ते हुए देखने को मिलता है। और किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होता है, हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भारत के राष्ट्रवाद में हमने पढ़ा था, फिर विश्व युद्ध द्वितीय जो हुआ वो 1939 से 45 के बीच में हुआ। किसी ने कहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसका जो कारण बनेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ पानी ही बनेगा, जल ही बनेगा। तो 3/4 पूरी, इतना सोचो, इतना पानी हमारे घर पे है, उसके बावजूद भी हम उसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो लवणीय है। लवणीय का मतलब क्या है, उसमें नमक है। और जो जिस पानी में नमक है, लवणीय है, वो हमारे लिए बेकार है, हम उसको यूज नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए, सादा पानी हम लोगों को चाहिए। तो अलवणीय मात्रा की, जिसमें नमक ना हो, ऐसे जो जल है उसका अनुपात मतलब रेशियो हमारे पास बहुत कम है। बहुत ही कम क्या है, हमारे पास ऐसा पानी है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये वो वाली कंडीशन है जैसे कि हलवाई है, हलवाई के पास बहुत सारी मिठाइयाँ हैं हलवाई के पास बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, पर है ना वो ना तो उनको खा सकता है ना बेच सकता है। बोलो क्यों? बोले सर खा तो इसलिए नहीं सकता, हो सकता है डायबिटीज हो। और बेच क्यों नहीं सकता? बोले बेच इसलिए नहीं सकता क्योंकि चूहा सबको खराब कर गया। तो मतलब है बहुत कुछ पर आप उसका यूज नहीं कर रहे हो। मतलब पूरा गोदाम भरा पड़ा है,
मिठाई होगा, पर चूहे ने सबको क्या खराब कर दिया, मतलब सबको। अब ये तो है नहीं चाक चाक करके देखे चूहे ने कौन से को चाका है, तो मरना थोड़ी है, तो बेच भी नहीं सकते हम किसी चीज को। तो उसी तरीके से हमारे पास पानी की मात्रा बहुत है, बहुत अधिक है, पर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लवणीय है, नमक है उसमें। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। अब हम लोगों ने संसाधन एवं विकास वाले में आपको बढ़ाया था क्या है संसाधन के प्रकार, तो उसमें नवीकरण संसाधन भी मैंने बढ़ाया था कि भाई नवीकरण जिनको क्या हो वापस बनते रहते हो, नवीकृत होते रहते हो, आपको मिल जाएंगे वापस एक समय पीरियड के साथ, एक टाइम पीरियड का, तो वो वापस क्या है रिन्यूड होते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो जल भी क्या है जलीय चक्कर से, जो पूरे जल का चक्र है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं वाटर साइकिल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, तो उस वाटर साइकिल के प्रोसेस से क्या है वो पूरा बनता रहता है। वाटर साइकिल या जलीय चक्र के द्वारा क्या है वो वापस बनता रहता है और हमारे पास जल आता रहता है। ये जल बनता कैसे है उस चीज को समझिए। यहां पर जैसे ये मान लीजिए ये ओशियन है, ये महासागर है, और यहां पर क्या है आपके पास बहुत ज्यादा पानी। अब जब ये बहुत ज्यादा पानी है और सूरज की किरणें है ना, जो सूरज की रोशनी है वो यहां पर पड़ेगी, सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ेगी। जब सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ेगी तो क्या है हमारे लिए कि जो भाप यहाँ से निकल रही है, जब ये भाप क्या हुआ ऊपर आसमान में जाएगी वापस, जब आसमान में ये भाप चली गई तो क्या होगा धीरे 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 ये बादल बनना शुरू हो जाएंगे। और जब बादल बन जाएंगे और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है, बरसना ही पड़ता है, बादल ज्यादा देर इकट्ठे नहीं कर सकते उस भाप को, उस पानी को। इस कंडीशन को इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं और हिंदी में इसको भी वाष्पीकरण ही कहते हैं। ये पानी क्या है फिर धीरे धीरे बरसना शुरू होगा। अब क्या हुआ जब ये बरसना शुरू हो जाएगा तो फिर से आपके पास पानी हो गया। भाई पहले सूरज की रोशनी पड़ी थी कहां पे पानी पे, यहीं से भाप निकली, वो क्या हुआ कंडेंसेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ, और उससे वापस आकर के आपके पास पानी आ गया। तो ये जलीय चक्कर है, पूरी वाटर साइकिल चल रही है, ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है, इसमें कोई भी दो राय हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। अब सबसे जो मुख्य और इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए वो यही है कि 71% जो धरती जब पानी से ढकी हुई है तो वहां तो कमी होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि हलवाई के पास बहुत मिठाई थी, मिठाइयों की कमी नहीं थी, पर कमी हो गई क्योंकि वो सारी मिठाइयां खराब कर गया चूहा। अब चूहे वाली मिठाई हम किसी को बेच तो सकते नहीं है, बात खराब हो गई। इसी प्रकार से हमारे पास जल बहुत है पर हमने उसमें क्या है नमक है और नमक वाला हम यूज कर नहीं सकते, तो इसलिए क्या है जल की दुर्लभता है। दुर्लभता मतलब कमी बहुत ज्यादा है, जल बहुत ज्यादा कम हमारे पास है। और जल संरक्षण क्या होना चाहिए, संरक्षण कंजर्वेशन होना चाहिए, बचाना है हमें जल को। यही बात हम संसाधन वाले चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि संसाधनों को, रिसोर्सेज को हमें बचाने की जरूरत है, हमें संरक्षण करना होगा, उनको बचाना होगा। उसके बाद संरक्षण कैसे करोगे, कंजर्वेशन कैसे होगा, जब आप प्रबंधन कर लोगे, मतलब मैनेजमेंट कर लोगे। जब हम मैनेजमेंट कर लेंगे कि भाई इतना पानी हमें यहां खर्च करना है, इतना पानी हमें यहां खर्च करना है, जब पूरा मैनेजमेंट हमारा हो जाएगा ना तो क्या होने लग जाएगा, जब मैनेजमेंट हो जाएगा, प्रबंधन हो जाएगा, तो संरक्षण खुद पे खुद होने लग जाएगा। भाई मैं कह दूं कि भाई आज से घर में क्या है, एक बकेट से ज्यादा पानी कोई भी नहाने में इस्तेमाल नहीं करेगा। ओके, कोई भी गाड़ी धोने के लिए फालतू पानी वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सब्जी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए इतनी ये मैंने टंकी रखवा दी, इससे ज्यादा कोई पानी यूज नहीं करे। मैनेजमेंट हम लोगों ने कर लिया। अगर वो मैनेजमेंट कर लिया है तो वो धीरे धीरे पानी क्या है संरक्षण होना शुरू हो जाएगा, बचना शुरू हो जाएगा, कंजर्वेशन होना शुरू हो जाएगा। और जब कंजर्वेशन है, आपके पास बचा हुआ है, तो क्या होगी, दुर्लभता वैसे ही नहीं रहेगी, आपके पास जो कमी है वो खत्म हो जाएगी। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, अर्थशास्त्र पढ़ी थी। अर्थशास्त्र का जो मूल अर्थ होता है ना बच्चों, अर्थशास्त्र का मतलब ही है कि जिन चीजों की आपके पास कमी हो, जिन चीजों की आपके पास कमी हो, स्कार्स कमी होती है ना, स्केर्सिटी जिन चीजों की होती है, उनको आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है, सबसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना ही अर्थशास्त्र है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, पानी की कमी है, इसका हमें बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, सबसे बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल करना ही हमारे लिए क्या है, इसका संरक्षण है, इसका प्रबंधन है, और इसकी दुर्लभता को खत्म करने की जरूरत है। वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है। इसने क्या बोला, वर्षा में, वर्षा देखो अब बारिश जो होती है कहीं पर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, कहीं पे बहुत कम होती है। आप राजस्थान वाले इलाकों में देखो बारिश नाम मात्र होती है, ठीक है, तो कहीं पे बहुत ज्यादा और कहीं पे बहुत कम होती है। तो वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, मतलब डिफरेंस है। कहीं पे किसी समय में, कहीं किसी स्थान पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही, कहीं बिल्कुल हो ही नहीं रही है। ये बात हम लोग क्या है संसाधन वाले में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया क्या है, कहीं पे कोई संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में है, पर कहीं पर है ही नहीं। उसी प्रकार से बारिश, जल भी क्या है संसाधन है, तो कहीं तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है,
पर कहीं हो ही नहीं रही है, और जहां पर हो रही है उसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो समय और स्थान के अनुसार क्या होती है, विभिन्नताएं होती है। परंतु अधिकतर जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। देखो, अब मुख्य प्रॉब्लम हमारे पास ये नहीं है कि भाई हमारे पास जल कम है, जल बहुत है भाई। अगर आप 71% को एक बार 100% मान करके चलो, आप ये मान करके चलो हमारे पास जो वोटर है, टोटल वोटर है ना, वो 100% है, आप 100% मान करके चलो। ओके, अब इस 100% में से 3% ही है ना, ये 3% ही हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर है। इस 3% फ्रेश वाटर को हम खाना बनाने में भी इस्तेमाल लेते हैं, कपड़ा धोने में भी इस्तेमाल लेते हैं, नहाने में भी इस्तेमाल लेते हैं, और यहां तक गाड़ी वाड़ी सारे घर के जो काम होते हैं, उद्योगों में जो मशीनें चल रही है, उसमें हर जगह हम लोग काम ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस 3% को। ये 3% किसका है, जो टोटल हमारे पास पानी है उसका 3% है। बाकी इसका 97% तो 97% तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेकार है, सिर्फ और सिर्फ बेकार है। 3% का यूज है। ये 3% हमारे लिए बहुत ज्यादा है, मैं कह रहा हूं कम नहीं है, बहुत है हमारे लिए। पर ये खराब क्यों है, ये यूज क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने है ना प्रबंधन नहीं कर रखा है, हमने मैनेजमेंट नहीं कर रखा है। उसी प्रकार से आप भी है ना, अगर टॉपर बनना चाहते हो ना, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पढ़ लेंगे ना यार, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कोर्स ज्यादा नहीं है, सिलेबस ज्यादा नहीं होता हमारा, पर हम मैनेजमेंट लाइफ में नहीं कर पाते, तो मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से 3% पानी हमारे पास बहुत है, पर मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो दुख इस बात का नहीं कि कमी है, दुख इस बात का कि हम क्या कर रहे हैं, अति शोषण कर रहे हैं, शोषण बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और जब जब आप संसाधन का शोषण करोगे, वो आपके साथ एक ना एक दिन बहुत बुरी स्थिति ही करेगी। हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, हम पेड़ पौधे काट देते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे बड़ा अच्छा सा हॉल बन जाए, मॉल बन जाए, बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स बन जाए, हमारे लिए खेलने के लिए गार्डन बन जाए, इसलिए हम अति शोषण कर रहे हैं। पानी का भी हम लोग कर रहे हैं ना भाई, जहां पर एक गाड़ी को हम गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं, उसी गाड़ी के ऊपर हम एक बकेट पानी की डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि है हमारे पास तो पानी है, हमारे पास पानी। और जब पानी नहीं आता है, 4 दिन पानी नहीं आएगा, 5 दिन पानी नहीं आएगा, फिर मतलब लोग नाटक तो ऐसा करते हैं, सरकार के सामने जाकर के हम मटके फोड़ेंगे, सरकार पानी दे। कहां से दे सरकार पानी, सरकार के घर पे टैंकर खड़े हुए जो आपको पानी पहुंचाए रोज, आपकी क्या जिम्मेदारी है फिर। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपके घर में ही 4 दिन बाद पानी आ रहा है, सभी के घर में 4 दिन बाद पानी आ रहा है ना। कब तक सरकार को दोष देते रहोगे, जब हर दिन पानी आता है तब तो आप बुरी तरीके से उस पानी का यूज करते हो। नहाने में 1 बकेट की जरूरत है, लाओ मम्मी आज तो पानी अच्छा ठंडा 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 ठंडा, 2 बकेट से नहा लिए। और फिर जिस दिन नहीं होगा, सरकार के सामने जाके मटके फोड़ोगे, पीने का ही पानी नहीं है। तो बचाओ ना भाई, शोषण क्यों कर रहे हो उस पानी का। अत्यधिक प्रयोग, हम एक्स्ट्रा प्रयोग कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। और कहा जाता है सर्वते अतिवर्जित, जो भी अगर आप अति से बाहर जाओगे ना, एक्स्ट्रा से बाहर जाओगे ना, वो बेकार ही है। अगर आपको भूख भी बेटा 4 चपाती की है और अगर आप 8 खाओगे ना, तो वो वोमिट ही करवाएगी, वो बेनिफिट आपको नहीं देगी। अत्यधिक प्रयोग है ना, वो बेकार ही होता है। और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। और हमने समाज को, वैसे ही हम लोग पढ़ चुके हैं, समाज हमारे अलग अलग भागों में बटा हुआ है। अब जल का भी वितरण असमान है। जो बेचारे कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास मतलब 5 दिन 7 दिन अता पता ही नहीं है पानी पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, और यहां पर एक हमारे जैसे लोग हैं जिनके पास पानी आ रहा है, चाहे 3 दिन बाद आओ, चाहे 8 दिन बाद आओ, आ रहा है, पर हम लोग तो बेकार करने के लिए है, बेकार करने के लिए हम तो पानी। टूथपेस्ट भी करते रहेंगे ना, वो चलता रहेगा नल, कर लो हाँ, जा रहा है पानी, हाँ, सरकार देगी ना पानी, तो हमारा थोड़ी जा रहा है। ऐसा नहीं हम उसको बंद कर दें। और कुछ लोग ऐसे हैं बेचारों के पास, जिनके खाना बनाने तक को पानी नहीं, वो दूर दूर से जा करके पानी लेकर के आते हैं। आप लोग अगर कभी गांव में रह रहे हो, विशेष करके अगर आप राजस्थान जैसे इलाकों के गांव में रह रहे हो ना, तो ये दशा देखिएगा, ये जो महिला की आपको दशा दिख रही होगी, ये किस प्रकार से 2-2 3-3 जो है कंटेनर्स अपने सिर पर रख के, मटके जिनको हम बोलते हैं, वो रख करके वो चल के लाती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मैंने नजदीकी से महसूस करा हुआ है, ये परिस्थिति मैंने नजदीकी से महसूस करी है। मेरी जो रियल मौसी है, वो लोगों ने भी, मतलब गांव में रहते हैं, उन लोगों को 2-2 3-3 किलोमीटर जा करके दूर दूर ऐसे पानी ऊपर से लाना पड़ता है। अब तो धीरे धीरे फिर भी सुविधाएं हो रही हैं, पर बहुत मतलब उन्होंने ऐसे पानी ला करके घर पे नहाने के लिए पानी वहां से लाना है, पीने के लिए वहां से लाना है। आपका घर का चाहे कोई सा काम छूट जाए, पर पानी नहीं छूटना चाहिए भाई।
महिला इतना कष्ट गांव में देख रही है, क्यों? क्योंकि हम लोग है ना, हम लोग जिनको पानी मिल रहा है ना, हम वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम है ना 3% की नहीं है कि भैया हमारे पास नहीं है, पानी है हमारे पास, पर प्रॉब्लम तो सारी ये है। सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है ना वो ये है, एक तो कुप्रबंधन, हमने मैनेजमेंट नहीं कर रखा, और एक हम अति शोषण कर रहे हैं। जल दुर्लभता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। यह जल दुर्लभता है, ये कमी है। किस लिए है, किस कारण से जल में कमी आ रही है? एक तो अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या, भैया बढ़ाते ही जा रहे हैं जनसंख्या। 1951 में, 1951 क्या है भैया? 1947 में जब भारत आजाद हुआ और 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना कराई गई, सेंसस कराया गया, उसमें पता लगा कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है, भारत की जनसंख्या कितनी है। तो बोला भैया 35 से 40 करोड़ जनसंख्या, 35 से 40, बस 35 से 40 ही है। इतनी कम क्यों है? बढ़ाएंगे हम इसको, तो लो आ जाओ भाई। और आज हम लोग 70 साल 72 साल आगे खड़े हैं आजादी के बाद, 74 साल है उसके बाद, इस सेंसस के बाद आज हम 130 करोड़ को प्लस कर चुके हैं। तो जनसंख्या जो बढ़ रही है, कौन जवाबदेही है? कहां से आएगा इतना पानी? हम प्रकृति को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम पेड़ पौधों को हम काट देते हैं, हमने मतलब पूरी स्थिति प्रकृति की बिगाड़ दी है। हमने लास्ट चैप्टर में जब ज्योग्राफी का पढ़ा था तो मैंने खनन के बारे में पढ़ाया था। आप देखिएगा कभी किसी इलाकों में जो पहाड़ है, अगर उस पहाड़ से उनको कुछ मिल रहा है ना, उस पहाड़ को पूरा गंजा कर दिया इन लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ खुद के विकास के लिए। जहां कभी भरे हरे भरे जंगल हुआ करते थे उनको काट दिया। क्यों? क्योंकि यहां तो मेरे सपनों का घर बनना चाहिए। तेरे सपनों का घर तो बन जाएगा, पर जो आने वाली पीढ़ी जो सपना संजो रही है उसका क्या होगा? और जिन्होंने उन पेड़ों को काट करके सपनों के घर बनाए ना, अब वो सपनों में ही आने लगे हैं। क्योंकि सांस लेने के लिए तो कुछ बचा नहीं था कोरोना के टाइम पीरियड में, तो कोई नहीं बचा पाया। तो इसलिए पर्यावरण को हमें बचाओ। तो बढ़ती जनसंख्या बढ़ रही है, 40 करोड़ से 130 करोड़ पे हो चुके हैं इन 70 सालों में, बच्चे ट्रिपल पे पहुंच चुके हैं। 40 का ट्रिपल भी 120 होता है, ट्रिपल 3 गुना से भी हम लोग ज्यादा हो चुके हैं। तो जनसंख्या जो बढ़ रही है ना, इसका प्रभाव क्या है? इन सभी पर पड़ रहा है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। देखो अब मेरे एक कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से समझना कि पॉपुलेशन जब बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या क्या हुआ? हमारी बढ़ी। जब जनसंख्या बढ़ी, अब ऐसा तो हम कह नहीं सकते ये 130 करोड़ है, इसमें से ना 1 करोड़ को बोलो खाना ना खाए, रोज है ना 1-1 करोड़ खाना नहीं खाएंगे, हम बाकी सबको दे देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। 130 करोड़ को पहुंचाना जिम्मेदारी है ना भारत सरकार की? है, बिल्कुल है जिम्मेदारी। जब 130 करोड़ को पहुंचाना है तो कहां से पहुंचाएंगे भैया? जमीन हमारे पास उतनी है, संसाधन हमारे पास उतने हैं, लोग बढ़ गए, लोग बढ़ गए ना भाई। मान लो आज एक जगह पे काम करने वालों की जरूरत 10 लोगों की है, पर काम करने वालों को 20 लोगों को रख लिया गया है, तो भैया सैलरी तो 10 की है। ये किस में से कटेगा? इन्हीं में से कटेगा। पहले मान लो हर इंसान को 10-10 हजार रुपए दिया जाता था, 1 लाख रुपए हम सबको दे रहे हैं, पर अब क्या है? अब बोला सबको 10-10 हजार नहीं, सबको क्या है 5-5 हजार रुपए दो, क्योंकि हमारे पास रुपया तो आज भी 1 लाख ही है। उसी प्रकार से संसाधन हमारे पास आज भी उतने ही है, कोई भारत की टेरिटरी बढ़ नहीं गई है, ठीक है, पर फिर भी हमारे पास उतना, पर जनसंख्या बढ़ गई। जब जनसंख्या बढ़ गई है तो क्या होगा? आप कोई अनाज उगा रहे हो और उगा रहे हो, वो आपको ज्यादा उगाना पड़ेगा। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि हमारे यहाँ पर उत्पादन बहुत कम हो रहा था, जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, तो जनसंख्या बढ़ रही तो उत्पादन बढ़ाना जरूरी था, क्योंकि जो जनसंख्या है उसको भूखा तो मरने नहीं दे सकते। तो इसलिए क्या हुआ? उत्पादन बढ़ाया गया, कृषि में उत्पादन बढ़ाया गया, और उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करा, कीटनाशकों का इस्तेमाल करा, और पूरी की पूरी जो कृषि व्यवस्था है उसकी ऐसी की तैसी करके हम लोगों ने रख दी। अब आज लोग कहते हैं अरे यार मेरी तो तबीयत खराब हो जाती है, यार मैं कुछ भी खाता हूं ना डाइजेस्ट नहीं होता। कैसे होगा भाई? कैसे होगा? वो केमिकल वाली चीज तो आप खा रहे हो। पर इसमें ना दोषी सरकार है ना दोषी किसान है, क्योंकि किसान को तो बोला गया ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करो। अब भाई ज्यादा से ज्यादा उत्पादन का मतलब है साम दाम दंड भेद कुछ भी कर करके मुझे तो उत्पादन ज्यादा करना है। और जब उत्पादन ज्यादा करना है, क्योंकि ये जो जनसंख्या है ना, ये पॉपुलेशन है भाई, किसान का है ना दिल बहुत बड़ा होता है,
वो किसी को भूखा नहीं मरते हुए देखते। तो जब अनाज ज्यादा उगा रहे हो तो अनाज ज्यादा क्यों उगा रहे हो? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। और जब अनाज आप उगा रहे हो तो उसके लिए भी आपको पानी की जरूरत है। तो घरेलू उपयोग में तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, बल्कि अनाज उगाने के लिए भी हमें उसकी जरूरत होती है। जैसे कि आपको गेहूं की खेती में दिखाया गया है कि किस प्रकार से पानी की आवश्यकता होती है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। अब देखो, जो ऐसे क्षेत्र जहां पे बहुत बारिश होती है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जहां पे प्रकृति का आशीर्वाद है, वहां तो किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रकृति मां है और मां का आशीर्वाद जब होना, दुनिया चाहे विपक्ष में खड़ी हो जाए, किसी की हमें जरूरत नहीं होती। तो जब प्रकृति का आशीर्वाद है, मतलब जहां पे बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर जहां पे सूखा है इलाका, शुष्क ऋतु चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, वहां पे कौन संभालेगा भाई? वहां पे पर उत्पादन तो करना है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, उत्पादन तो करना पड़ेगा। उत्पादन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंचित क्षेत्र करना पड़ेगा। सिंचित मतलब इरिगेशन हम लोगों को करना पड़ेगा। हमें सिंचाई की जो सुविधा है ना, वो हम लोगों को बहुत अच्छी करनी होगी। हमें इरिगेशन को बढ़ाना होगा। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? खेतों में पानी का पहुंचना। जैसे यहां से अब इस पाइप से क्या है, सारी जगह पूरे खेत को इंटरकनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया गया है अलग अलग पाइप से, और इस पाइप से सारे खेतों में क्या है, पानी पहुंच जाए। अब ये पानी आ कहां से रहा है? कहां से आ रहा है ये पानी? उठता है सवाल दिमाग में? बिल्कुल उठता है। ये पानी जो जमीन में पानी है वहां से आ रहा है। कोई लोग कुएं खोद रहे हैं, वो जमीन में खोद रहे हैं तो वहां से पानी निकाल, कोई बोरिंग खोद रहा है, वहां से पानी निकाल रहा है। कब तक ये धरती माता आप लोगों के शोषण को बर्दाश्त करेगी? कब तक बेटा? ये सवाल है हम सब के सामने, ये समाज की युवा पीढ़ी के सामने सवाल है कि कब तक, सिर्फ और सिर्फ कब तक। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखी प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। देखो, कृषि क्षेत्र में क्या है, क्रांति फिर से लानी है तो हमें क्या करना होगा? सिंचित कृषि करनी होगी, इरिगेशन वाले एग्रीकल्चर करना होगा, हमें सिंचाई के द्वारा पानी को पहुंचाना होगा। और सिंचाई तभी हो सकती है जब हम लोग क्या है, कुएं खोद दे, बोरिंग खोद दे, और वो जब तक आप खोदते जाओगे ना, तो उससे क्या होगा भैया, जो धरती माता के में पानी है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा और एक दिन बिल्कुल बैठ जाऊंगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किसानों के खेतों पे अपने निजी कुएं और नलकूप है जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। तो किसान, मैंने क्या बोला, किसान की भी गलती नहीं है। किसान को तो बोला उत्पादन बढ़ाओ, तो उत्पादन बढ़ाओ, ठीक है भैया। तो अब वो क्या कर रहा है? कुएं खोद रहा है, अपने कुएं बनवा लिए, वहां से पानी आ रहा है। नलकूप, अपने बड़े बड़े जो नल है उनसे, जैसे आप ये जो देख लो, यहां से कर रहा है, तो ये मोटर लगी हुई, देखो यहाँ पे आप देखो, पूरा जो कनेक्शन है ना, इंटरकनेक्टिविटी, इधर से पाइप भी जा रहा है, पूरे खेत में पानी। और खेत छोटे मोटे नहीं होते, बीघा बीघा के खेत होते हैं, वहां पे पानी पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है हम लोगों के लिए। तो सिंचाई के द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि किसान अगर ये पानी पहुंचा रहा है तो उसका प्रभाव क्या है? क्या प्रभाव है इसका? जो पहला अच्छा प्रभाव तो ये देखने को हमें मिलता है कि भाई हम सबको खाने को राशन मिल जाएगा, ठीक है, राशन मिल जाएगा। पर इसके फ्यूचर में क्या प्रभाव है? सवाल यही आता है कि कब तक ये जो शोषण है प्रकृति का ये होता रहेगा और किस दिन जाकर के शोषण रुकेगा? यही मेरा सवाल आप लोगों से। अब जैसे एक खुद किसान है ये अंकल जी, ये भी बहुत दुखी है बेचारे, ये सोच रहे हैं कब तक ऐसा कर सकते हैं। तो इनका सवाल है, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? किसान बोल रहा है मुझे तो बोला गया है उत्पादन करो, तो मैं तो कर रहा हूं। पर आप तो सोचो कि अगर हम लोग निजी कुएं बना करके, अपने नलकूप लगा करके, अपनी बोरिंग खुदवा करके हम सब सिंचाई क्षेत्र करने लगे तो क्या होगा? इसके क्या परिणाम होंगे? हमने सतत पोषणीय विकास के बारे में पढ़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है। क्या है? आज की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखा जाए और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाया जाए। हमने इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को ध्यान रखना है, आज की जरूरत। हमारी जरूरत पूरी होनी चाहिए, मुझे सब कुछ मिल जाना चाहिए, मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। मुझे मिल रहा है ना, मेरे घर में रोज पानी आ रहा है, पड़ोस वाला मर जाए मुझे मतलब नहीं, मेरे आने वाली पीढ़ी की मुझे चिंता नहीं, पर मुझे पानी मिलना चाहिए। मुझे राशन मिल रहा है ना, ठीक है, पड़ोस वाला मरो, कोई मतलब नहीं। पर्यावरण, अरे कौन सा पर्यावरण? अरे 2 पौधे घर में लगा लेंगे यार, पौधों से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं, सब कहने की बात है। तो हम ना पर्यावरण की सोच रहे हैं, ना हम आने वाली पीढ़ी की सोच रहे हैं, और सिर्फ हम हमारे बारे में ही सोच रहे हैं।
इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अब भौम जल स्तर मतलब क्या है? जो ग्राउंड वाटर है, जो जमीन में जो पानी है, भौम मतलब भूमि है जो हमारी, उसका जल स्तर, पानी का स्तर गिर सकता है, लेवल गिर सकता है। जो ग्राउंड वाटर है हमारा, उसका लेवल है ना, वो गिर जाएगा। जैसे कि मान लो पहले पानी आपको यहां पर मिल जाता था, अब फिर धीरे धीरे आपको पानी यहां नीचे मिलेगा, फिर पानी बिल्कुल ही नीचे, फिर पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ग्राउंड फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अगर ज्यादा ज्यादा कुएं खोदे जाएंगे, बोरिंग्स लगाई जाएंगी, तो उससे क्या होगा? इस प्रकार से जल का स्तर है ना, वो धीरे 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 बिल्कुल नीचे चला जाएगा और एक दिन खत्म हो जाएगा और उस दिन हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। अब देखो दिन पे दिन क्या है, उद्योग भी बढ़ रहे हैं। और अब आप कहोगे सर आपने ही बोला है उद्योग तो लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उद्योग लगाएंगे तभी उत्पादन होगा और उत्पादन होगा तभी रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तभी क्या होगी? हर इंसान की आय बढ़ेगी और आय बढ़ेगी तभी लोगों का विकास होगा। यही बात आपने बताई है, मैंने बिल्कुल बताई। मैं ये नहीं कह रहा कि उद्योग लगाना गलत बात है, मैं कह रहा हूं ना हमारे पास पानी की कमी नहीं है, हमारे पास समय की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम किस चीज पे हमारा टाइम खराब हो रहा है? कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं। अगर हर चीज मैनेज कर करके हम लोग करें ना, तो दिन में 24 घंटे भी बहुत होते हैं और 3% पानी है ना, वो भी बहुत होता है। सिर्फ जरूरत है तो मैनेजमेंट की है। तो जब उद्योग वाला है तो उसमें अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उसके क्या कारण है? पहला कारण तो देखो ये है कि जो अलवणीय जल है, फ्रेश वाटर जो है 3% वाला, उद्योगों में भी उसकी जरूरत होती। तो पहले तो उद्योग नहीं थे उद्योग नहीं थे तो उद्योग वालों को हम जरूरत ही नहीं थी, पर अब उद्योग हो गए तो वहां पर भी पानी की जरूरत है। और उसके अलावा क्या है, जैसे कि आप ये देखना कि ये बहुत बड़ी फैक्ट्रियां से धुआं हुआ निकल रहा है, तो जो वायु प्रदूषण हो रहा है वो तो बात अलग है, पर ये जो फैक्ट्री का जो भी वेस्ट सामान होगा ना, वो सारा का सारा इस नदी में, इस पानी में आकर के मिलता जाएगा। तो ये जो अच्छा पानी है ना, वो भी हमारे लिए क्या होता जाएगा? खराब होता जाएगा। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। अब देखो जो मशीनें वहां पे चल रही है तो उसमें किसकी जरूरत है? ऊर्जा की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, ठीक है, एनर्जी की जरूरत है। तो वो एनर्जी कहां से आएगी? वो जल विद्युत से आ रही। जल विद्युत, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जल मतलब वाटर इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी से कहा जा सकता है, वाटर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल होता है। अब जैसे देखो ये आपको मैंने एक चित्र दिखाया है, यहाँ पे डैम बना हुआ, बांध बने हुए। बांध की हम आने वाले लेक्चर में जरूर चर्चा करेंगे। बांध इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डैम, ठीक है। तो बांध क्या है? ये बांध, बांध के वहां पे क्या करा गया? एक जनरेटर लगा दिया गया, पावर जनरेटर लगा दिया गया है। और इस पे जब क्या होता है? वाटर फ्लो, और यहाँ पे एक टर्बाइन है, जब इस पे बहुत तेजी से पानी गिरता है, टर्बाइन मूव करता है और उससे क्या होते हैं? जो एनर्जी है वो जनरेट होती है और उस एनर्जी को स्टोर करा जाता है, ट्रांसफॉर्मर्स में भेज करके आगे तक लोगों तक प्रोवाइड कराया जाता है। तो मतलब पानी का यूज देखो कहां कहां हो रहा है, पानी का यूज दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। उद्योगों में बढ़ रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम बढ़ा रहे हैं, सिंचित क्षेत्र हम लोग कर रहे हैं। और कारण क्या है? क्योंकि हम अगर नहीं करेंगे ना तो जनसंख्या भूखी मर जाएगी और वो मरनी नहीं चाहिए। बस जरूरत इसकी है कि हम प्रबंधन के साथ काम करें, हम मैनेजमेंट के साथ काम करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जहां पानी की जरूरत है वहां इस्तेमाल ही मत करो, नहीं, यह भी बेकार बात है कि मैं भविष्य के लिए बचाता जाऊं और आज जो मेरी जरूरत है, जो मेरी इच्छा है, उनको मार दूं, नहीं। पर इतना इस्तेमाल करो कि हम भी इस्तेमाल कर लें और आने वाली पीढ़ियां भी इस्तेमाल कर लें। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो आज हमारे यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है भारत में वर्तमान समय में 8% में, उसका 22% हम कहां से यूज कर रहे हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक से यूज कर रहे हैं, ठीक है, जल विद्युत से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। देखो अब क्या हो रहा है, लोगों की जो संख्या है ना शहरों में ज्यादा बढ़ रही है। गांव के लोग हैं ना, गांव के लोग आरामदायक जीवन नहीं, मेहनती जीवन वो लोग जीते हैं, पर हर चीज का वो मैनेजमेंट कर करके चल रहे हैं। अब लोग क्या हो रहा है, गांव में जब रोजगार नहीं मिल रहा वो शहरों में जा रहा है, शहरों में जा रहा है तो दिन पे दिन क्या हो रहा है, शहरों पे जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, वहां पे उद्योग खोलने की जरूरत पड़ रही है कि भाई लोग काम, क्योंकि गांव छोड़ करके, मेरे गांव की मिट्टी को छोड़ करके, जिस मिट्टी में मैं पला बड़ा हुआ हूं, जिस मिट्टी में मैं खेला हूं, ठीक है, उस मिट्टी को छोड़ करके मैं शहर की पक्की सड़कों पर आ गया हूं। क्यों? क्योंकि मेरी कुछ आकांक्षा है, मेरे कुछ डिजायर्स हैं, मेरे कुछ सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या है, मैं शहरों की सड़कों पर आ चुका हूं।
और जब शहरों में सभी लोग इसी प्रकार आ रहे हैं, आकांक्षाएं क्या है? अच्छा रोजगार मिले, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ठीक है, मुझे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये मेरी आकांक्षा है। उस बड़े शहर में जाकर के मेरा सपना का घर होगा, ये आकांक्षा है। और ये सब कैसे होगा? जब रोजगार होगा। तो रोजगार के लिए हम क्या है? शहरों में जा रहे हैं। शहरों में दिन पे दिन क्या हो रही है? जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, वहां पे दबाव बढ़ रहा है, उद्योग ज्यादा ज्यादा खोले जा रहे हैं, स्कूलें खोली जा रही हैं, हॉस्पिटलें खोली जा रही हैं। क्यों भाई? क्योंकि लोग शहरों में आए ही इसलिए रहे। और जब स्कूल खोल रहे हो, हॉस्पिटल खोल रहे हो, मॉल खोल रहे हो, रेस्टोरेंट खोल रहे हो, कहां पे खोलोगे? कहां खोलोगे? इसी धरती पे खोलोगे। और जहां पे जंगल है, कुछ भी नजर नहीं आया ना, अरे वो फलाना जंगल है ना, उसको काट दो। रेस्टोरेंट जरूरी है पर जंगल नहीं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? शहरी जनसंख्या बढ़ रही है। जीवन शैली जो शहरों के लोगों की है ना, वो इस प्रकार से की है कि पूरा पर्यावरण को खत्म कर रहे हैं। और तो क्या है, ये सभी हो रहा है, उसके साथ समस्याएं भी बढ़ रही हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे कुछ समस्याएं जो पर्यावरण के सामने, वो भी हमारे सामने बढ़ रही हैं। हम देख ही रहे हैं ना। कोई ऐसी बात तो है नहीं, आप भी कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि आपको समस्या नजर नहीं आ रही। समस्या नजर आ रही है। मतलब आज के समय में भी मतलब लोगों को शहरों में मिट्टी देखने को नहीं मिल रही। हम मतलब जो समय हमने जिया है ना, लोग मिट्टी पे लोग खेले हैं, बड़े हुए हैं। आज पक्की सड़कें बन गई, घर में मिट्टी नजर नहीं आती आज कि नहीं हमारा घर साफ सुथरा रहना चाहिए। यार जिस मिट्टी की सुगंध आप अपने बच्चों को नहीं सुंघा रहे हो, जिस मिट्टी की सुगंध आप लोग नहीं सूंघ रहे हो, उस मिट्टी का एहसान कैसे याद करोगे आप? ये पक्की सड़कें, पक्के मकान बहुत अच्छी बात है, पर जो सुगंध देश की मिट्टी में ना, वो और कहीं नहीं होती। हमने सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे सुख सुविधाओं के लिए खत्म कर दिया है। अब आप यहां पे जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन परसेंटेज। ये 2017 के अनुसार दिखाया गया है। ये 2017 के अनुसार दिखाया गया है। तो भैया हमें तो किसी से लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ भारत की बात करनी है। भारत का क्या है? 17.9, मतलब ये मान लो 18% तक जो जनसंख्या का भाग है ना, वो भारत का। जितनी भी जनसंख्या है उसका 18% जो भाग है वो भारत का है। इनसे थोड़ा सा ज्यादा 18.5% चाइना है। 18.5% चाइना है और हमारे यहाँ पर 18% है। ये बहुत बड़ा विषय है, ठीक है। मैं यह नहीं कहता कि जो जनसंख्या है वो दायित्व ही है, हम उसे परिसंपत्ति, संपत्ति की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी समस्या का जो जड़ है वो सिर्फ और सिर्फ कुप्रबंधन है। मैनेजमेंट सही हो जाएगा, सब कुछ खुद पे खुद ही सही हो जाएगा। लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद, देखो क्या है, प्रचुर मात्रा में है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि भाई हमारे पास सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन बहुत कुछ है, पर किसी की इच्छाओं को खत्म करने के लिए इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। तो हमारे पास जल उपलब्ध करने के लिए प्रचुर मात्रा है, इतनी मात्रा में क्वांटिटी में पानी है जिससे कि हम लोग यूज कर सकते हैं। यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। अब क्या हो रहा है कि हम लोग घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, जो बेकार सामान है, जो रेजिडुअल है, जो वेस्ट है, घरों से निकल रहा है, उद्योगों से निकल रहा है, उसके कारण पानी खराब हो रहा है। रसायनों, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, जो केमिकल्स है, उनके चक्कर में अब फैक्ट्री से क्या क्या होता है, क्या क्या केमिकल्स निकलते हैं, उससे पानी खराब हो रहा है। कीटनाशक, जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है, ये कीटनाशक कर रहा है, ये पेस्टिसाइड है जो खेतों पे लगाया जा रहा है जिससे कि पेड़ पौधा खराब ना हो, पर वो जब भूमि में जा रहा है, और भूमि में मैंने बताया है ग्राउंड वाटर होता है, उससे पानी भी खराब हो सकता है। उर्वरकों का आपको जो खाद है ये इस्तेमाल करो, उनसे प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। भारत की नदियां, विशेषकर छोटी सरिताएं, जहरीली धाराओं में परिवर्तन हो गई हैं और बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये बात बोली किसने? ये बात जो सोर्सेज है, जो स्रोत है, द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट CSE 1999 ने ये बात बोली है। इन्होंने क्या बोला है कि जो भारत की नदियां है ना, देखो हमने नदियों को मां का दर्जा दिया है, हमने नदियों को मां बोला, गंगा मां, यमुना, हमने मां का दर्जा दिया। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती, ये नदियों को फिर प्रदूषित करने वाला कौन है? अगर आप भी नदी को मां मानते हो, मैं भी अपनी नदी को मां मानता हूं, तो फिर नदियों को प्रदूषित करने वाला कौन है? सवाल है ये हमारे सामने, आज की पीढ़ी के सामने। कौन कर रहा है फिर प्रदूषित?
अगर हम सच में मां मानते हैं, अगर सच में हमारे दिल में इतना प्रेम है नदियों के प्रति, तो फिर गंदा कर कौन रहा है? ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो नदियां हैं वो विशेषकर छोटी सरिताएं, छोटी सरिताएं मतलब जो छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो आकर के बड़ी नदी में मिल जाती है, छोटी सरिताएं की तो बहुत बुरी हालत है, बिल्कुल जहरीली हो चुकी है, जहर, कत्तई जहर। और ये ना तारीफ वाला जहर नहीं है ये सच्ची वाला जहर है, कत्तई जहर। तो जहरीली धाराएं हो रही, परिवर्तन हो गया। और बड़ी नदियां गंगा और यमुना में भी कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी गंदी की गंदी ही हो रही है। बढ़ती जनसंख्या, अब देखो कारण क्या है, ये आज के पूरे वीडियो का मतलब, ये वाली जो बात है ना, पूरा सारांश है, निष्कर्ष है। बढ़ती जनसंख्या के कारण, कृषि आधुनिकीकरण, हम मॉडर्नाइजेशन पे आ रहे हैं। मैंने बोला ना भाई, हरित क्रांति से पहले हम खाद में गोबर का इस्तेमाल कर रहे थे, कोई नुकसान नहीं हो रहा था। फिर आया भाई सब केमिकल वाला, केमिकल। फिर ये जैसा नहीं पूछते आपके टूथपेस्ट में नमक है, फिर पूछा होगा उस समय आपके गोबर में क्या ये रसायन है, बोले नहीं है, तो बोला हमारा वाला इस्तेमाल करो तो केमिकल्स उसमें लगा लगा करके उसको पूरा खराब कर दिया गया। नगरीकरण हो रहा है, नगरीकरण का मतलब क्या हो रहा है, शहर, बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, बड़े बड़े नगर बन रहे हैं। और औद्योगिकरण, बड़े से बड़े उद्योग बनाए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उद्योग बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां बनाई जा रही है, का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन घेराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है, तो इसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव है और इससे पूरा जीवन खतरे में। और मैं आपको हमेशा एक बात कहता हुआ आया हूं ज्योग्राफी में, कि प्रकृति है ना, प्रकृति के साथ कौन गलत करता है ये पता नहीं, आप गलत कर रहे हैं, मैं गलत कर रहा हूं, पर जब वो गलत करना शुरू करती है ना, तो वो किसी में भेदभाव नहीं करती, उसका प्रभाव एक जगह से दूसरी जगह तक सारी जगह ही देखने को मिलेगा। अगर नदियां खराब होंगी, गंदी होंगी, प्रदूषित होंगी, तो उसका जल आप भी पी रहे हो तो आप भी मरोगे, और मैं पी रहा हूं तो मैं भी मरूंगा। वो भेदभाव नहीं करेगी, अरे अरे नहीं, मनीष जी तो सज्जन पुरुष है यार, इन्होंने तो कभी नदी में जाकर के कचरा डाला ही नहीं, इनको नहीं, ये पानी पिएंगे तो ये बच जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये देखो, ये मैंने आपको एक नदी की फोटो दिखाई है, कितनी गंदगी कर रखी है लोगों ने, हद है। मतलब कुछ भी होगा जाकर के, नदी नहीं, हमारे लिए तो डस्टबिन है, नदी थोड़ी है हमारे लिए, डस्टबिन है हमारे लिए। तो जाया और फेंक दिया, गए कभी उधर से, अरे भैया कचरा हो गया, अरे अरे तुम उस वाली नदी के रास्ते से निकलेगा क्या, बोला हाँ, अरे तो फेंक देना यार भाई, क्या है। इस प्रकार से हम पूरे के पूरे जल को, और एक बात हमेशा याद रखना, ये बात ध्यान रखिएगा जीवन में, कि हम प्रकृति के ऊपर निर्भर है, हम नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, नेचर हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रकृति को चुनौती मत दो, नेचर को चैलेंज मत करो, वो जब तक है ना, क्योंकि प्रकृति माँ है और माँ बहुत हद तक हमारे लिए सहन कर सकती है, तो सहन कर रही है ना जब तक, तब तक ठीक है। पर जिस दिन वो आ गए ना गुस्से में, आपको ही बताओगे, जैसे मान लो आपके नंबर अच्छे नहीं है, एक क्लास हुई कोई बात नहीं, दो मम्मी ने बोला कोई बात, मम्मी सहन कर रही, पर 10th में पता चला नहीं आए, और भाई जिस दिन तो मम्मी अपने चप्पल, बैलेंस सब लेकर के आपके पीछे आ गई, चल अब बताते तुझे बहुत दिन से पैसे खराब कर रहा है हमारे, ये एक बैलेंस से दिया, एक चप्पल से दिया। तो वो जिस दिन माँ अगर अपने गुस्से पर आ गए ना, कोई नहीं बचेगा। फिर उस दिन मान लो आपके साथ साथ आपका बड़ा भाई है, वो बोले हाँ मम्मी मार मार इसको मार, हाँ तूने तो वो झटले काटे हैं, रुक तू भी ले। तो माँ भेदभाव नहीं करती, फिर माँ सबको लपेटे में लेती है। तो इसी प्रकार से प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़खानी मत करो। समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण करें, हम अपने जल संसाधनों को बचाएं और प्रबंधन करें। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट है ना, ये बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। लाइफ में किसी भी जगह चाहे संसाधन हो, चाहे लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हो, हर काम में हमें क्या है, मैनेजमेंट की बहुत जरूरत होती है, प्रबंधन होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये समय की मांग हो चुकी है। अगर अभी भी हम लोग वेस्ट करेंगे, अति शोषण करेंगे, तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हम लोग सच में बहुत बुरी हालत हो जाएगी। स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खतरों से बचाना जरूरी। खाद्यान्न सुरक्षा हो, भाई जब हम लोग क्या होगा, पानी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या उगाओगे, खाद्यान्न जो खाने पीने का सारा सामान खत्म हो जाएगा। अपनी आजीविका, जो अपनी लाइवलीहुड है, जो कमाने के तरीके हैं और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। हमारे प्राकृतिक परितंत्रों, जो नेचुरल सिस्टम जो हमारा चल रहा है ना, उसको डिग्रेड, निम्नीकृत होने से आपको बचाना चाहिए। अब देखो ये कौन है, आप सोच रहे होंगे आज मनीष सर ने कौन से महाराज की फोटो यहाँ पे लगा दी ये महाराज नहीं है, ये है सुंदरलाल बहुगुणा जी। ये मतलब सच में मैं ऐसे इंसानों को बहुत बार नमन करता हूँ। इनके भी कुछ समय पहले ही डेथ हुई, शायद 3 या 4 महीने ही हुए होंगे।
ये 94 या 95 साल की उम्र में जाकर के इनकी डेथ हुई है। ये ऐसे इंसान थे जो जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन करते थे। जंगलों को मतलब पेड़ों को बिल्कुल अपने घर की तरह मानते थे। पूरा जीवन इन्होंने इसमें खपा दिया, पूरा जीवन इन्होंने उसमें खपा दिया। ठीक है, जो आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, वहां का ध्यान रख रहे हैं जंगलों का, हिमालय के जो जंगल उनको बचाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान। तो इन्होंने क्या बोला है, अब तो सुधर जाओ वरना बहुत बुरा होगा। तो ये कह रहा अब सुधर जाओ, नहीं तो सच में किसी दिन आकर मैं थप्पड़ मार दूंगा, मेरी आत्मा आएगी और सबको थप्पड़ मार करके जाएगी, इसलिए भी सुधर जाओ वरना बहुत बुरा होगा। जल संसाधनों के अति शोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। अगर हमने अति शोषण करा और अभी भी प्रबंधन नहीं करा, कुप्रबंधन में हम लोग रहे, तो संसाधनों का क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, मतलब डिप्लेशन हो जाएगा। धीरे धीरे ये क्या है, घटने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे और एक दिन कम होते होते खत्म होने लग जाएंगे और एक दिन बहुत समस्या बहुत बड़ी पैदा हो जाएगी। जो मैंने फिर से कहा ना कि प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करेगी, वो समस्या हम सभी को फेस करनी पड़ेगी, सभी को ही फेस हमें करनी पड़ेगी। ये देखो, ये जैसे आपको मैंने एक नल दिखाया, एक बूंद जिंदगी की। अभी तो पोलियो के लिए कहा जाता था 2 बूंद जिंदगी की। अगर इसी तरीके से हम लोग चलते रहे ना, तो वो जीवन, वो समय दूर नहीं है जब लोग कहेंगे 2 बूंद पानी की 2 बूंद पानी की पीजिए और अपने आज के दिन को निकालिए। तो एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे बच्चों। अगर आप सच में आप लोग नहीं तरसना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी आने वाली पीढ़ियां ना तरसे, और तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉपी किताबों में तो उतारना ही है, अपने जीवन में भी उतारो और सब तक पहुंचाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।